तो हम आज संधि पर अध्ययन कर रहे हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ हमारा मेल या जोड़ होता है, यानी जब दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ा जाता है तो उन दोनों के बीच या तो मेल या संधि होगी, इसलिए उसे हम मेल या जोड़ कहते हैं। मेल या जोड़ कहते हैं। जैसे प्राचीन काल में कहा जाता था, जैसे फला ये राजा और इन दो राजाओं के बीच में संधि हुई है, तो संधि का मतलब ही होता है जोड़ या मेल होता है। जोड़ या मेल होता है। तो अब हम लोग संधि के प्रकार का अध्ययन करेंगे। संधि के प्रकार। तो हमारी संधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहले आती है स्वर संधि, दूसरे पर आती है व्यंजन संधि, फिर तीसरे नंबर पर है हमारी विसर्ग संधि। तो हमारे 3 संधियां हो गई। सबसे पहले स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि किसे कहेंगे? जब पहले शब्द के अंत में भी स्वर हो और दूसरे शब्द के पहले भी स्वर हो, तब हमारी स्वर संधि बनती है। मतलब सबसे पहले स्वर हो और उसके बाद भी स्वर हो, तब दोनों को मिलाकर जो विकार या परिवर्तन होता है तो हम उसे स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि कहेंगे। जैसे इति, धन, आदि। इति, धन, आदि। तो जो हमारा पहला शब्द है इति, इति शब्द है, तो इति शब्द का जो अंतिम वर्ण है, इति शब्द का जो अंतिम वर्ण है, जब हम इसकी मात्रा निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है छोटी ई, और इसके शब्द से पहले क्या है हमारा? आदि का आ, आदि का आ। तो पहले शब्द के अंत में यहाँ ई है और दूसरे शब्द से पहले भी आ है, तो हमारा क्या है? यानी यहाँ भी स्वर होना चाहिए और यहाँ भी स्वर होना चाहिए। तो दोनों को मिलाने से जो प्राप्त होता है हमारी स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर ई है, स्वर है, फिर यहाँ आ है, ये भी स्वर है। तो इन दोनों को मिलने से जो हमारा विकार या परिवर्तन उसमें होगा तो हमारी स्वर संधि होगी। अब ये हलंत इसलिए लगा है क्योंकि यह अर्धवर्ण हो गया है। यह व्यंजन का वर्ण था, इसमें ई मिली हुई थी, और इसमें हलंत लगने से, किसी भी व्यंजन वर्ण में हलंत लगने से उसकी मात्रा निकल जाती है, तो उसे अर्धवर्ण कहेंगे। तो ई के बाद आ आया है, यानी विपरीत स्वर आया है, उससे असमान स्वर आया है, इसलिए ई के स्थान पर या हो जाएगा। ई के स्थान पर या हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा आदि शब्द है, यह हमारा यण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? यण संधि। यानी हमारा स्वर संधि का ही एक भेद है, और स्वर संधि के भेद में यण संधि का ही यह उदाहरण है हमारा इति, धन, आदि। तो यहाँ इत, अब इसी को हम जोड़ेंगे। छोटी ई प्लस आधा त है, उसके बाद फिर यह है, य में आ की मात्रा लगा देंगे तो या बन जाएगा, और दी, तो हमारा शब्द प्राप्त हुआ इत्यादि। इत्यादि हमारी यण संधि का उदाहरण है, और यह भी एक स्वर संधि का भेद है। ठीक। तो अब हमको प्राप्त हुआ
स्वर संधि। अब हम स्वर संधि के उदाहरण के रूप में प्राप्त कर चुके हैं। अब हम स्वर संधि के भेद देखेंगे। तो हम स्वर संधि में भेद देखेंगे। सबसे पहले आती है हमारी दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर आती है गुण संधि, तीसरे नंबर पर आती है हमारी वृद्धि संधि, फिर आती है हमारी यण संधि, फिर आएगी हमारी अयादि संधि, फिर आती है हमारी छठवें नंबर पर पूर्व रूप संधि, फिर आती है हमारी पर रूप संधि, पर रूप संधि। तो सबसे पहले हम पहले नंबर की जो संधि है दीर्घ संधि, यानी स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, तो इसका अध्ययन करेंगे। इस दीर्घ संधि का सूत्र होता है, संस्कृत में इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। अब इस सूत्र का सूत्रार्थ करेंगे हम लोग। इस सूत्र का सूत्रार्थ करेंगे तो जो हमारा अकः है, जब हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो माहेश्वर सूत्र में माहेश्वर सूत्र की पूरी संख्याएं 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो सबसे पहले हम ये दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ संधि के अंतर्गत जहां तक आ रहा है वहां तक सबसे पहले अध्ययन करेंगे। अ ई उड़, दूसरे नंबर पर आता है री लृक, उसके बाद ए ओंग, ये तीसरे नंबर का माहेश्वर सूत्र है ए ओंग। सबसे पहले आता है हमारा आयुड़ ऋलिक ए ओंग। अब यहाँ पर लिखा है हमारा अकः। अकः का मतलब होता है अक प्रत्याहार। अकः का मतलब होता है अक प्रत्याहार। तो प्रत्याहार हम बनाने का नियम होता है कि जिस वर्ण से शुरुआत हो और जिस वर्ण पर अंत हो उसके बीच के सभी वर्ण उस प्रत्याहार में आएंगे। तो माहेश्वर सूत्र में हम यहाँ देखेंगे कि अ से हमारा अक प्रत्याहार का अ जो है अ से शुरुआत है और क पर अंत है। तो हम प्रथम वर्ण को देखेंगे अ को और अंतिम वर्ण क को देखेंगे। तो इसके और इसके बीच में जितने वर्ण आएंगे वो सभी वर्ण उस प्रत्याहार में आएंगे, लेकिन जिस जिस वर्ण में हलंत हो उन वर्णों को छोड़ के। तो देखिए अ है, इसको लिख लेंगे अ, ई को लिख लिए, उ है, उ को लिख लिए। उसके बाद अड़ा हमारा इत वर्ण है, हलंत वर्ण है, उसको छोड़ देंगे। फिर आता है हमारा री वर्ण, उसके बाद आता है हमारा लृ वर्ण और उसके बाद आ जाता है मेरा क वर्ण। तो यहाँ क पर अंत है, इसलिए इतने वर्ण इस प्रत्याहार में आएंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे कि जो हमारा अ, ई, उ और री है, इसके बाद जो हमारा लृ वर्ण है, लृ एक ऐसा वर्ण है जो दीर्घ रूप नहीं होता। लृ एक ऐसा वर्ण है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता,
यह 2018-19 के टीटी की परीक्षा में भी पूछा गया था कि जैसे 4 वर्ण दिया रहे, उसमें दिया रहेगा कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता, तो हम आपको ध्यान रखना है कि लृ एक ऐसा वर्ण है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता। उसके बाद यानी अ ई उ री के बाद अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सवर्णे। तो यहाँ सवर्णे, सवर्णे का अर्थ है समान वर्ण के आने पर, यानी अ को यानी अ ई उ री के बाद, री के बाद सवर्णे यानी समान वर्ण के आने पर। अब हमारा सूत्र में क्या है, दीर्घ। दीर्घ माने दीर्घ मतलब बड़ा। बड़ा क्या होगा, यदि अ है तो उसका दीर्घ आ हो जाएगा, और ई है तो इसका दीर्घ बड़ी ई, और उ है तो इसका दीर्घ बड़ा उ, और री है तो इसका दीर्घ री हो जाता है, हो जाता है। इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब हमारे सूत्र के अनुसार जो ये सूत्र की व्याख्या हुई है, इससे ही हमारी परिभाषा तैयार होती है। मतलब ह्रस्व या दीर्घ, यहाँ इसका मतलब है ह्रस्व, ह्रस्व माने होता है छोटा, और दीर्घ माने बड़ा। तो छोटा या बड़ा अ ई उ री के बाद जब पुनः समान वर्ण आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ यानी आ बड़ी ई बड़ा उ और बड़ी री हो जाता है, तो हम इसे दीर्घ संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहेंगे, दीर्घ संधि। तो हमारी दीर्घ संधि सबसे पहले दीर्घ संधि है, उसका ये सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, और इस सूत्र की परिभाषा हो जाएगी यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद पुनः समान स्वर के आने पर दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ री हो जाएगा, इसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। तो आज हम दोस्तों अब दीर्घ संधि के को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे लिखा है हमारा नदी और ईशः, नदी और ईशः। तो जो हमारे दो शब्द होंगे, जो इसे हम कहेंगे पूर्व पद, और इसे ये हमारा है पूर्व पद, और ये हमारा है उत्तर पद। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। तो ये जो दोनों शब्द होंगे, इन दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, तब हमारे संधि बनेगी। तो हमारे दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए, चाहे कोई वर्ण ही हो, उस वर्ण का भी अर्थ होना चाहिए। तो अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, तब तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ दीर्घ संधि है अन्यथा नहीं है। तो अब हम इसकी वर्णों को अलग करेंगे। यहाँ लिखा है द में बड़ी ई है, और इस तरफ भी ईशः में भी बड़ी है, तो इधर का ई और इधर के ई दोनों को मिलाकर बड़ी हो जाएगी। इसलिए
हम द में बड़ी करेंगे और ये जो श है उसको लिख लेंगे। तो नदीशा शब्द जो हमारा बनता है ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो अब हम लोग दीर्घ संधि के कुछ और उदाहरण को समझेंगे। तो हमारा है जैसे मातृ धन ऋणम, मातृधन ऋणम। अब दोनों तरफ से हमारे समान स्वर होंगे तभी हमारी दीर्घ संधि बनेगी। तो अब यहाँ पर देखिए इस त में जब हम हलंत लगाएंगे तो यहाँ हमको प्राप्त होता है री, और जो दूसरा शब्द है उसमें भी हमें प्राप्त हुआ री, यानी यहाँ भी री है और यहाँ भी री है। तो दोनों को मिलाने से हमें दीर्घ री मिलेगी। तो यहाँ दोनों को मिलाने से हमको दीर्घ री प्राप्त होती है, मात और री, और यहाँ पर बचा है हमारा राम। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो माँ जब त है, त में जब हमको दीर्घ री बनाना है तो इसको 2 बार ऐसे मोड़ना है, नीचे की तरफ 2 बार मोड़ना है और रम को लिख देंगे। तो हमारा बन गया मातृणम, मातृणम। तो अब हमें दीर्घ री का उच्चारण इसमें हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें दीर्घ संधि है। एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे भान धन उदय, भानुधन उदय। अब इसमें भी भान उसका भी अर्थ है और उदय का भी अर्थ है। भान मतलब सूर्य और उदय मतलब उदय होना। तो अब इसकी मात्रा को हम अलग करेंगे। यहाँ हलंत लगा, उसके बाद आ गया छोटा ऊ, उसके बाद उदय का ऊ, और इस ऊ और इस ऊ को मिलाकर हमारा क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। अब यहाँ पर जो दया बचा है इसको लिख लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, भा फिर न है, न में फिर हम बड़ा ऊ जोड़ देंगे, भानु दया, भानु दया बन गया। अब हमारा ये दोनों संधियां दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ठीक, तो हम लोग अब दीर्घ संधि का उदाहरण कर चुके हैं। अब स्वर संधि में ही हम दूसरी संधि गुण संधि का अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने स्वर संधि में दीर्घ संधि का अध्ययन कर चुके थे, और अब हम दूसरे नंबर पर गुण संधि का अध्ययन करेंगे। तो आज हमारी है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि का सूत्र है हमारा आद गुणा, आद गुणा, और इसी संधि का एक सूत्र है अदेम गुणा, अदेम गुणा। अब हम इस सूत्र का सूत्रार्थ करेंगे। यहाँ पर जो लिखा है आद, यहाँ इस सूत्र में जो लिखा है आद, इसका आ लिया जाता है, और इसमें जो लिखा है अदेम गुणा, इसमें अद एंग और गुणा शब्द है। अद है, एंग है और गुणा शब्द है। अद का मतलब है छोटा आ, और एंग का मतलब है एंग प्रत्याहार। एंग मतलब एंग प्रत्याहार। तो अब हम एंग प्रत्याहार के वर्णों को देखेंगे कि ए से लेकर अंग के बीच में जितने वर्ण पड़ेंगे वो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए ए कहाँ है हमारा, इस माहेश्वर सूत्र में देखेंगे कि ए कहाँ है, तो ए यहाँ है और अंग यहाँ है। तो इसके और इसके बीच में जो वर्ण है वो हमारे एंग प्रत्याहार में आएंगे। तो एंग में
ए और ओ, ये दो वर्ण ही हमारे अंग प्रत्याहार में आएंगे। तो इसको लिख लेंगे ए और ओ। इनको ये गुण संज्ञक वर्ण कहे जाएंगे, ये गुण संज्ञक वर्ण है, गुण संज्ञक वर्ण। तो हम यानी इससे पता कर सकते हैं कि जिस शब्द में ए और ओ की मात्रा लगी रहे और उसको हम गुण संधि मानेंगे। और इसमें भी दो वर्ण और आएंगे और अल, ये दो भी गुण संज्ञक वर्ण कहे जाएंगे और अल। अब इसको हम और विस्तृत रूप में समझेंगे परिभाषा के रूप में कि अ यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद जब हमें छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो हमें ए बनता है। अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए बनता है। फिर अ या आ के बाद जब छोटा उ या बड़ा उ आए तो ओ बनेगा। और फिर अ या आ के बाद जब री आ जाए तो और बनेगा। और फिर अ या आ के बाद जब री आ जाए तो क्या बनेगा, अल बन जाएगा। इसे हम दीर्घ गुण संधि कहेंगे। अब ये जो हमारा ई उ री है ये हमको इक प्रत्याहार में मिलता है। किस प्रत्याहार में? हाँ, इक प्रत्याहार में, यानी ई उ री और ली, ये हमारे इक प्रत्याहार के वर्ण हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद यदि इक प्रत्याहार के वर्ण आएंगे तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल हो जाता है। इसे हम गुण संधि कहेंगे। अब हम गुण संधि को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे लिखा है नरेश, नरेशः, ये हमारा विसर्ग है। विसर्ग को हम ह पढ़ते हैं, नरेशः। संस्कृत में नरेशः यदि विसर्ग को हटा दिया जाए तो नरेश शब्द होता है, नरेश। अब हमको यहाँ पर देखिए कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा। तो अब यहाँ पर देखिए हम समझेंगे कि ए कैसे प्राप्त होगा हमको। तो इसको समझने के लिए कि दो शब्दों को इस तरह से अलग किया जाना है कि पहले शब्द के अंत में अ या आ आए और दूसरे शब्द में ई या बड़ी ई आए। तो इसको हम अर्थ के आधार पर इसको अलग करेंगे। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो हमको दो शब्द ऐसे करना है कि दोनों का अर्थ हो। तो पहले शब्द लिखेंगे हम नर। नर शब्द का अर्थ है मनुष्य, आदमी। अगर हम इसको नरा कर देते, क्योंकि अ या आ दोनों आ सकते हैं लेकिन नरा का कोई अर्थ नहीं, इसलिए हम नर शब्द लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऐसे शब्द लिखना है कि छोटी ई या बड़ी ई आए। तो हम यहाँ लिखेंगे ईशा, ईशा। अब दोनों शब्द का अर्थ है यहाँ नर है मनुष्य और ईशा माने ईश्वर, परमात्मा, भगवान है, इसका अर्थ। अब इसको इस जो शब्द लिखा है इसमें पहले शब्द के अंत में अ या आ आए और दूसरे शब्द से पहले छोटी ई या बड़ी ई आए। अब इसको हम अलग अलग करेंगे। यहाँ र में हलंत लगने से हमें निकला छोटा आ और दूसरे शब्द से पहले देखिए यहाँ अ और ई, तो इन दोनों को मिलाकर अ या ई को दोनों को मिलाकर हमें प्राप्त होता है ए। तो अब इसको मिलाकर हमें ए बनता है।
इन दोनों को मिलाने से हमें ए बनता है। अब यहाँ पर इसमें से देखिए क्या बचा है, सा बचा है, इस सा को लिख लेंगे। अब हम इसे जोड़ेंगे, देखिए न है, उसके बाद र है, र में ए की मात्रा हम लगा देंगे, न रे। अब क्या बचा है, स, तो नरेश शब्द बन गया। समझ में आया है? बहुत अच्छा। नरेश का अर्थ है राजा, नरेश शब्द का अर्थ है, जैसे नर शब्द का अर्थ है मनुष्य आदमी, और ईश मतलब ईश्वर परमात्मा। तो जो मनुष्यों के परमात्मा है वो नरेश यानी राजा अर्थ होता है नरेश शब्द का। इसके लिए कोई सूत्र है, जैसे उसके लिए इको अड़े था, इसके लिए भी कोई इसके लिए ये सूत्र है ना, बताया भी आद गुणा और अदेंग गुणा, ये सूत्र था आद गुणा और अदेंग गुणा। अब इसके और उदाहरण को हम देखेंगे आगे। जैसे यहाँ नरेश शब्द था, वैसे ही कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे जैसे लिखा है राजो वाच, राजो वाच। अब यहाँ पर ए की मात्रा लगी थी, लेकिन इसमें कौन सी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा। तो अब देखिए ओ हमको कैसे प्राप्त होगा। ओ देखिए यहाँ ओ लगा है ना, ओ की मात्रा है। तो अब हमको इसको दो भाग में इस तरह से बांटना है कि पहले शब्द के अंत में अ या आ आए, और लेकिन दूसरे शब्द से पहले छोटा उ या बड़ा उ आए, तब हमको ओ प्राप्त होगा। तो अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो पहला शब्द होगा राजा, और दूसरा शब्द है उवाच। पहला शब्द है राजा और दूसरा शब्द है उवाच। अब यहां से जब हम मात्रा को अलग करेंगे, ज में हलंत लगा तो क्या निकला, आ, दीर्घ अ हुआ, और क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी है इसलिए आ आया। और दूसरा शब्द जो लिखा है क्या, वाच। अब यहाँ पर फिर देखिए ज में हलंत है, उसके बाद आ है, तो इस आ को और इस उ को मिलाने से क्या बनता है, हाँ देखिए अ और उ को मिलाने से ओ बनता है। तो यहाँ पर हम दोनों को मिलाकर क्या बना देंगे, ओ। अब यहाँ पर क्या बचा है अभी, वाच। अब इसको जोड़ेंगे, रा, फिर ज में हलंत है, उसके बाद ओ की मात्रा हम ज में ओ की मात्रा लगाएंगे, तो राजो। अब वाच बचा है यहाँ, तो वाच का लिख देंगे। तो हमारा शब्द, ये वाला शब्द यहाँ प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये संधि सही हो गई हमारी। अब यहाँ पर राजा माने राजा होता है, और उवाच मतलब कहा होता है। उवाच का अर्थ है कहा, इसका मतलब है राजा ने कहा। हमें दोनों शब्दों का अर्थ प्राप्त है। अब आज बच्चों, आज आप सबको ये उदाहरण के माध्यम से जो दो संधियां पढ़े हुए हैं, समझ में आया? जी सर। बहुत अच्छा। आप सब समझने का प्रयास करेंगे, और आगे और भी इस तरह से वीडियोज आप सबको प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने स्वर संधि में जो हमारी पहली संधि स्वर संधि है, उसमें दो संधियां हम लोगों ने पहले पढ़ ली है, एक दीर्घ संधि और दूसरी गुण संधि। तो आज हम लोग तीसरे नंबर पर वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। तो हमारी संधि हुई वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है। वृद्धि का तात्पर्य है बड़ा, वृद्धि का मतलब है बड़ा। तो हम किस किस को वृद्धि मानेंगे, आ को, अय को और औ को। तो ये हमारे वृद्धि वर्ण है, यानी बड़े वर्ण हैं। तो इसमें हम लोग इस वृद्धि संधि का सूत्र देखेंगे। इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। अब इस सूत्र को हम अलग अलग करेंगे।
इस सूत्र को अलग अलग करेंगे, इसको अलग करने पर आता है वृद्धि धन। यहाँ पर जो र हुआ है, इस र को जब विसर्ग होगा तो इस र में जो मात्रा है वह अलग होगी, एच, वृद्धि धन एच हो गया। अब हम वृद्धि का मतलब है बड़ा, जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, यानी अ, औ, आ, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। और एच का अर्थ है हमारा एच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? एच प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए, हम लोग जब माहेश्वर सूत्र, इस तरफ माहेश्वर सूत्रों को जब देखेंगे तो वहां पर हमको पता होगा कि ए और च के बीच में जितने वर्ण हैं वो सब एच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए है, ए यहाँ पर है और च यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जितने वर्ण हैं वो सब एच प्रत्याहार में अंतर्गत आएंगे, और हलंत यानी इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर। तो यहाँ पर ले देखिए ए और ओ को लिखेंगे, ए ओ और फिर यहाँ अ और औ, ए ओ और अ औ। तो अब हम इसका सूत्र की परिभाषा की ओर चलेंगे। तो इसका नियम है, यदि अ या आ के बाद, दिख रहा है, यदि अ या आ के बाद ए या अ आता है तो अ हो जाएगा। अ या आ के बाद पुनः ए या अ आएगा तो अ हो जाएगा। और उसके बाद अ या आ के बाद जब ओ या औ आएगा तो हमारा औ हो जाएगा। बस हम इसे ही वृद्धि संज्ञक वर्ण कहेंगे। अब इसका मतलब है कि जिस शब्द में यदि हमको अ और औ की मात्रा लगी होगी, वहां हमको पहचान के लिए समझ जाना है कि यहाँ वृद्धि संधि है। जैसे गुण संधि में हम लोगों ने सीखा था कि जहाँ ए और ओ की मात्रा लगी होती थी, लेकिन वृद्धि संधि में अ और औ की मात्रा से हम पहचान करेंगे कि यहाँ वृद्धि संधि है। जैसे देखिए, तथैव, क्या लिखा है? तथैव। अब इसमें कौन सी मात्रा लगी है? था में अ की मात्रा। तो अब यहाँ पर देखिए अ यहाँ है ना, अ यहाँ है, तो अ कैसे प्राप्त होगा कि हमको जब दो शब्द अलग अलग करेंगे तो पहले शब्द में अ या आ आना चाहिए, और दूसरे शब्द के जो पहला वर्ण होगा उसमें ए या अ से प्राप्त वह शब्द शुरू होगा, ए या अ से, तभी ए या अ हमको प्राप्त होगा। तो अब इसको हम अलग अलग करेंगे। तथैव को तो पहला शब्द क्या लिखेंगे हम? तथा। पहला शब्द तथा हो गया, और दूसरा शब्द एव। कहा जाता है ना कि दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा लिखा है तथा शब्द, और दूसरा लिखा है एव शब्द। तथा का मतलब होता है वैसे या उस प्रकार से, और एव मतलब ही होता है। एव माने ही, ये एव मतलब ही होता है ये। अब इसको अलग अलग करेंगे हम। अब तथा और एव को, अब ये जो तथा शब्द है इसमें हम मात्रा को निकाल कर इसको समझेंगे कि इसमें से ये प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसको हलंत लगाएंगे, थ में जब हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा यहाँ? आ। और जो दूसरा शब्द है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आ है और उसके बाद ए है, यहाँ से आ है, यानी इन दोनों में से कोई एक हो और इधर से इन दोनों में से कोई एक होगा, तब दोनों को जब मिलाएंगे तो आय बनेगा। तो आ के बाद ए आया है तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? आय बनेगा।
इसको और इसको दोनों को मिलाने से आय बनता है। और उसके बाद अभी वह बात इस तरफ से वह बचा है और इस तरफ से तत् शब्द बचा है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो त शब्द को लिखेंगे त, और ये थ है, थ में आय की मात्रा लगा देंगे, तो थ में आय की मात्रा लगाएंगे और वह को तत् है, वो शब्द हमारा बन गया। ये जो शब्द हमारा यहाँ था वो शब्द यहाँ भी प्राप्त हो गया। तो हमको समझ में आ गया है कि यहाँ तथैव शब्द सिद्ध हो गया है। अब हम इसके और उदाहरण को देखेंगे, जैसे जिसमें आव की मात्रा लगी हो, जैसे वनौषधि, क्या लिखा है? वनौषधि शब्द लिखा है, वनौषधि ही। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, वन धन औषधि ही, वन धन औषधि ही हो गया। अब हम फिर इसकी मात्रा को अलग अलग करेंगे, तो जैसे ये अलग हुआ है वैसे इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर हो गया व न में अ आया, और इसमें जो औषधि शब्द लिखा है, औषधि, औषधि का औ को ले लिए और इसके अ को ले लिए, तो दोनों को मिलाकर क्या होता है? आओ, आओ, ओ नहीं, आओ। अब हम यहाँ पर फिर इसको जोड़ देंगे और यहाँ इसका षधि शब्द बचा है, ठीक। अब हम इसको जोड़ेंगे, वह फिर न में आओ को लगाएंगे, वनौ। अब क्या बचा है? षधि ही, षधि बच गया, वनौषधि शब्द। समझ में आया है इसका उदाहरण? बहुत अच्छा। तो हम लोग वृद्धि संज्ञा शब्दों को, वृद्धि संज्ञा पढ़ लिए हैं, इसके उदाहरणों को जान लिए हैं, इसकी परिभाषा को भी सीख चुके हैं। तो अब इसके बाद हमारी यण संधि मिलेगी, इसके आगे यण संधि मिलेगी। हम लोग स्वर संधि में आगे अब यण संधि पढ़ेंगे। 4 नंबर पर है हमारी यण संधि। यण संधि, यण संधि का सूत्र है इको याणाची, इको याणाची, इको याणाची। अब हम यहाँ पर जो इको याणाची हमारा सूत्र है, इस सूत्र को जब हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर आएगा इक, और यहाँ पर जो इको है इसको इक होता है सबसे पहले, और उसके बाद यण होता है। यहाँ पर अड़ा है, अड़ा में हलंत लगा, तो हलंत लगने के बाद आगे क्या आएगा? अची आएगा। अब ये सभी प्रत्याहार हैं, ये जो तीनों शब्द यहाँ पर दिख रहे हैं ये सभी प्रत्याहार हैं। यहाँ इक है, इसका मतलब इक प्रत्याहार है, और यण का मतलब यण प्रत्याहार है, और अच का मतलब अच प्रत्याहार है। ये सभी प्रत्याहार हमको इस माहेश्वर सूत्र के माध्यम से प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर यण वर्णों को सबसे पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ इक प्रत्याहार, सबसे पहले इक वर्ण को देखेंगे। ई देखिए कहाँ है हमारा? यहाँ है, यहाँ है। और अड़ा कहाँ है? ओ क कहाँ है? इसमें ई उ अड़ा है, फिर री री क है। तो यहाँ से लेकर इसके बीच के सभी वर्ण उस प्रत्याहार में आएंगे। तो यहाँ ई उ, फिर री और लरी, उसके बाद हमारा क आ गया, तो उसको छोड़ देना है। फिर आता है हमारा यण। देखिए यहाँ से 5वें नंबर में है वरट से लड़ तक, तो इसके या, तो या व र और ला को लिखना है। तो यहाँ पर लिख लिए या व र और ला हो गया। अब हमारा बचता है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाएंगे, इसमें हाँ, इसमें स्वर आएंगे। अच प्रत्याहार में हमारे सभी
स्वर आएंगे, यानी सभी स्वर, इसमें सभी स्वर आ जाएंगे। देखिए अच प्रत्याहार में यहाँ से देखिए अ यहाँ है और च इस यानी जो तीसरा या चौथा नंबर का महस्वर सूत्र है औच, यहाँ पर च है यहाँ, तो अ से लेकर च के जितने वर्ण हैं सभी वर्ण उसमें आ जाएंगे। देखिए अ ई उ री री, फिर ए ओ आए और आओ, इतने 9 अक्षर हैं। देखिए अ ई उ री ए ओ आए आओ, यानी इसका मतलब इसमें सभी स्वर हैं। तो अब इसका नियम होता है यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ यानी इक ई उ री के बाद, इसके बाद ई उ री के बाद जब कोई अच, जब कोई अच यानी असमान स्वर, असमान स्वर आए तो इक के बाद जब कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर मतलब अच प्रत्याहार। अब ई उ री को छोड़ के देखिए ई उ री इतने को अगर हटा दिया जाए तो इसमें जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने अक्षर बच रहे हैं ये सभी क्या हैं हमारे असमान, ये हमारे असमान स्वर हैं। असमान का मतलब कि इन वर्णों को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आए वह असमान स्वर है। ठीक, तो अब इसके बाद यानी इसके बाद यदि असमान स्वर आता है तो क्रमशः ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ला हो जाता है। इसे हम यण संधि कहेंगे। और इसके छोटे रूप में हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, यदि ह्रस्व या दीर्घ इक के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः इक के स्थान पर यण हो जाता है। बस हो गया। आप क्रम से समझ लिए, समझना है कि ई यदि ई की मात्रा लगी रहे तो यह होगा और उ की मात्रा रहेगा तो वह होगा, री की मात्रा रहेगी तो रा होगा और ली की मात्रा रहेगी तो ला होगा। और यण संधि अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यण संधि से बहुत परीक्षाओं में इसके उदाहरण मिलते हैं। तो अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे सबसे पहले बताए थे इति धन आदि, इति धन आदि। अब यहाँ पर देखिए इस इति शब्द में देखिए कौन सी मात्रा है, छोटी ई। इति शब्द में छोटी ई है और उसके बाद जो हमारा आदि शब्द है उसके पहले क्या है, आ है। तो यहाँ पर देखिए इक प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं, इसमें इक प्रत्याहार का वर्ण है। और उसके बाद हमारा क्या है, असमान स्वर, असमान स्वर आना चाहिए। तो यहाँ ई के बाद आ है तो यह असमान स्वर है कि समान स्वर है, असमान स्वर है। तो हम क्या करेंगे कि इसके बाद जब आ आया है तो ई के स्थान पर हमको क्या करना है, देखिए ई के स्थान पर किस में बदलेगा, या में। तो यहाँ पर हो जाएगा या, और ये जो शब्द है ये ऐसे ही लिखा रहेगा। और यहाँ पर जो दूसरा शब्द है वह ऐसे हो जाएगा। अब इसको हमको जोड़ना है, ई है, यहाँ ई हो गई, फिर आधा तो है, आधा तो हो गया, फिर यह है, यह के आ की मात्रा लग जाएगी तो इत्यादि शब्द बन गया, इत्यादि ही शब्द हो गया। समझ में आया है आप सबको? बहुत अच्छा। अब इसके और उदाहरण को देखेंगे। जैसे है, जैसे मिला हुआ शब्द होगा
तो हम उसको अलग कैसे करेंगे, ऐसे उदाहरण को भी देखेंगे। जैसे लिखा है भ्वादि, जैसे लिखा है भ्वादि, भ्वादि शब्द लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, जब कहीं आधे अक्षर से या और वह आधा अक्षर से जुड़ा रहेगा तो वहाँ समझिएगा सामान्यतः कि यहाँ यण संधि है। और जैसे र और ला, आपको आधा अक्षर नहीं दिखेगा, वह पूरा अक्षर दिखेगा, इसलिए उसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब अर्थ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ भ्वादि शब्द है, तो अब यहाँ पर देखिए वह, सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए कि वह है ना, वह देखिए किसके अंतर्गत आता है, वह यण प्रत्याहार में है। अब यण इसके स्थान पर होता है, इक के स्थान पर यण होता है, तो वह को लाने के लिए सबसे पहले हमको उ की मात्रा लगानी है, उ की मात्रा लगानी है। जैसे इसमें देखे थे, यहाँ पर ई लगी थी ना, ई की मात्रा लगी थी ना, तो ई के स्थान पर किस में परिवर्तित हुआ था, या में। तो यहाँ पर देखिए यह हुआ है ना, तो यहाँ पर हमारा वह है, तो वह को लाने के लिए हमको उ की मात्रा लगानी है। तो इसमें जो अक्षर जुड़ा रहे, जो आधा अक्षर जुड़ा रहेगा, उसी में हमको उसकी उ की मात्रा लगा देनी है। अब उसको यहाँ पर लिखा था ना ह्रस्व या दीर्घ, हम अर्थ के आधार पर छोटा अथवा बड़ा करेंगे, उसकी मात्रा छोटा अथवा बड़ा अर्थ के आधार पर करेंगे। जैसे यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा लगेगी, यहाँ बड़ी भी हो सकती थी, लेकिन अर्थ होना चाहिए। इति माने ऐसा होता है, इति माने ऐसा होता है, और आदि माने पहले होता है। ठीक, तो ऐसे हम यहाँ इसको करेंगे, तो भ में हम बड़ा उ लगाएंगे, ब में हम बड़ा उ लगाएंगे। भू माने जमीन, हाँ पृथ्वी, भू माने होना होता है। ठीक, भू माने होना होता है। जब देखे भू में यहाँ लगी रहेगी ऐसे भू, तो अर्थ पृथ्वी है, और ये भू माने होना होता है, ये धातु रूप है, इसका रूप भवति भवतः भवन्ति चलता है। ठीक, चलिए यहाँ भू। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर अलग अलग संधि विच्छेद था, इसको हम यहाँ संधि किए थे, लेकिन यहाँ संधि हुआ है। यहाँ पर देखिए मिला हुआ शब्द था, यहाँ हमको संधि विच्छेद कर रहे हैं, यानी दोनों तरह से सीख रहे हैं। अब यहाँ बड़ा उ की मात्रा लग गई। अब यहाँ पर देखिए वा में काहे की मात्रा लगी है, बड़ा ना, तो अब यहाँ हम दूसरा शब्द जब लिखेंगे तो आदि लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है पहले से। अब फिर से हम इसकी मात्रा को निकालेंगे, या इसके मात्रा को फिर से निकालेंगे, तो यही शब्द बनना चाहिए। देखिए भा में हलंत लगा, यहाँ आ गया बड़ा उ, और आदि शब्द जो लिखा है उसको वैसे लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए उ के बाद असमान स्वर क्या है, आ, उ के यानी ई उ, यानी इन सब के बाद जब कोई अच हमारा असमान स्वर आता है, तो क्रमशः इक के स्थान पर यण हो जाता है, यानी ई का या, उ का व, री का र और ली का ल में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर उ की मात्रा लगी थी, इसलिए वह यहाँ पर आया है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखिए, अब इसको जोड़ेंगे। यहाँ निमित्त होता है और आदेश होता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो दूसरा शब्द अ है, इसे हम आगम कहते हैं, इसको हम आगम कहते हैं, और ये जो उ हमारा है, इसको हम निमित्त कहेंगे, इसको हम निमित्त कहेंगे। एक स्थानीय होता है और एक आदेश होता है। तो स्थानीय उसे कहते हैं जो पहले से वहाँ स्थित होता है, जो पहले से वहाँ उपस्थित है वह स्थानीय है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपका अपना स्थान लिए हैं तो आप स्थानीय हैं। यदि आपके स्थान पर कोई दूसरा आप स्थान पर बैठ जाए तो वह क्या होगा, आदेश होगा, क्योंकि आप वहाँ से
हट जाएंगे तभी आपका स्थान कोई दूसरा लेगा ना। तो इसमें देखिए शत्रु अदादेश होता है कि जो शत्रु के समान आता है वह आदेश होता है, और जो मित्र के समान आता है वह आगम होता है। जैसे संस्कृत शब्द होता है, संस्कृत शब्द में एक अलग से शब्द जुड़ा है उसमें ना, देखिए संस्कृत शब्द हमारा जो है इसमें सम उपसर्ग है और क्री धातु है, अक्त प्रत्यय है। यदि इतने को हम अगर केवल हम इतने को जोड़ेंगे तो हमारा संस्कृत शब्द नहीं बनेगा। हमारा संस्कृत शब्द है ये हम आदेश और ये सब स्थानीय और आदेश को बताने के लिए हम इसको बता रहे हैं। जैसे संस्कृत शब्द हमारा है तो सम उपसर्ग और क्री धातु से अक्त प्रत्यय बनकर हमारा संस्कृत शब्द बनता है, लेकिन इसमें जो आधा ये सकार है इतने से अगर हम जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। इसमें देखिए इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, संकृत बनेगा। इसमें हमारा यानी सम और क्री और प प्रत्यय को जोड़ेंगे तो संकृत बनता है, लेकिन इसी में हमारा क्या होता है, इस तरफ इसमें ही जो ये स है यह सुट का आगम होता है, सुट का आगम होता है। तब इसमें आधा स अलग से आके जुड़ता है, यानी मित्रवद आगम होता है। जो मित्र के समान, जैसे मान लीजिए आपकी 3 लोगों को बैठने की सीट है, अगर आपके कोई मित्र आ जाता है तो आप उसी में होता है कि थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया जाए, समायोजन कर लिया जाए, कि अन्यथा की जैसे जगह 3 की है लेकिन उसमें भी समायोजित करके आप 4 लोग बैठ जाते हैं तो वह मित्र होता है। और मित्रवद होता है आगम, यानी मित्र के समान जो आता है वह आगम होता है, और शत्रु के समान जो आता है वह आदेश होता है। शत्रु के समान मतलब जैसे आप 3 लोग हैं और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आपका इनेमी दुश्मन है तो आप उसके बगल में या उसके साथ नहीं बैठते, अगर वो पहले से बैठ गया है तो आप उसको छोड़कर कहीं अलग चले जाते हैं। तो वैसे इसमें भी है, जैसे यहाँ पर बड़ा ऊ है और उसके बाद आ है तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ ऊ के स्थान पर वह हो जाता है ना, तो यहाँ पर वह हो गया। और दूसरा शब्द जो है आदि, आदि। अब इस यहाँ पर देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ऊ नहीं रहता, जब हम इस शब्द को जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ का जो ऊ होता है वह नहीं होता लेकिन आ रहता है, क्योंकि यह जो स्थानीय पहले से था वह हट गया, उसके स्थान पर दूसरा कोई आ गया। और ये निमित्त है, क्योंकि निमित्त इसलिए है क्योंकि यदि यहाँ पर ऊ की मात्रा लगी है पहले से, यदि इसके बाद आ न आया होता तो ऊ यहाँ से हटकर नहीं जाता। यदि इसके बगल यदि कोई इसके समान आ जाता तो दोनों मिलकर बड़ा हो जाते तो दीर्घ बन जाता, लेकिन इसके बाद यहाँ असमान स्वर आया था इसलिए ऊ हटकर हुआ हो गया था। अब इसको जोड़ेंगे, भ है और इसमें वह है, तो यहाँ भी आधा भ है, फिर ये भी वह है, फिर वह में आ की मात्रा लगाएंगे तो भ्वादि बन गया, भ्वादि बन गया। ठीक, हमारा शब्द भ्वादि शब्द हो गया। अब इसका उदाहरण समझ में आया है? चले इसके और उदाहरण देखते हैं हम, और कोई एक उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये ई का उदाहरण था, ये ऊ का उदाहरण हो गया, और यहाँ पर देखिए अब हम एक री का उदाहरण देखते हैं। जैसे मात्रंशः, मात्रंशः, मात्रंशः शब्द को हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर देखिए मात्रन, त्र को अगर हम देखेंगे त्र, इसमें क्या है, त और र, त और र है ना, त्र हुआ है। अब देखिए यहाँ पर र आया है ना, र आया है तो र किसके स्थान पर होता है, री के स्थान पर होता है ना। तो ये जो यहाँ पर त्र लिखा है, त्र में त और र है ना, तो इसका मतलब इसमें पहले त है तब र है,
ठीक, तो आधा समझ में आ रहा है ना। जैसे इसमें भी आधे वर्ण पहले से ही दिख रहे थे, लेकिन इसमें पूरा दिख रहा है, लेकिन उसमें है, क्योंकि यहाँ पर जो संयुक्त अक्षर था त्र, इसमें त पहले से मिला हुआ है। अब हम इसको अलग जब करेंगे तो बनेगा मातृ, और दूसरा शब्द क्या लिखेंगे, यहाँ अंग, जो ऊपर अनुस्वार लगा है, हिंदी में क्या होता है, देखिए जो हमारा होता है अंग और अह, हिंदी में अंग होता है और अह, ये हम हिंदी में पढ़ते हैं, किसमें, हिंदी में पढ़ते हैं अंग और अह को। और इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे, संस्कृत में हम इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग, यानी इसको हम कहेंगे अनुस्वार और इसको हम कहेंगे विसर्ग। इसका प्रयोग, अंग का प्रयोग अनुस्वार के रूप में, अह का प्रयोग विसर्ग के रूप में करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम दूसरा शब्द, क्योंकि अब अलग अलग कर रहे हैं, तो दूसरा शब्द अंशः लिखेंगे, ठीक। अब हम इसकी मात्रा को जब पुनः से निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए माँ और त है, त में जब हलंत लगाएंगे तो क्या आएगा, री आएगी, क्योंकि इसमें री की मात्रा लगी हुई है, मातृ। अब दूसरा शब्द क्या है, अंशः, दूसरा शब्द क्या है, अंशः। अब यहाँ पर देखिए, अब इस री के बाद असमान स्वर आया है ना, यहाँ पर लिखा था ना ई उ री के बाद असमान स्वर, तो यहाँ पर री है, री के बाद असमान स्वर है ना, देखिए यहाँ री के बाद असमान स्वर है, तो इस री के स्थान पर क्या हुआ है, र हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए इस री के स्थान पर र हो जाएगा, और जो दूसरा शब्द है उसको वैसे ही लिख लेंगे, अंशः शब्द को। अब हम फिर से इसको जोड़ेंगे, देखिए माँ, अब त और र को जब मिलाएंगे त्र हो जाएगा। अब यहाँ पर अंग लगा है, तो अंग की मात्रा को अनुस्वार कर देंगे और स को कर देंगे मात्र, अंशः शब्द बन गया। समझ में आया है ये वाला उदाहरण, और इस तरफ के, चले। तो दोस्तों आज हम लोग स्वर संधि में 4 संधियाँ पढ़ चुके हैं, दीर्घ पढ़े हैं, गुण पढ़ चुके हैं, वृद्धि पढ़ लिए हैं और यण पढ़ लिए हैं। अब उसके आगे हम 5वें नंबर पर पढ़ेंगे अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि संधि, ठीक, अयादि संधि। अब इस संधि का हम सूत्र देखेंगे, इस संधि के सूत्र को देखेंगे। इस संधि का सूत्र होता है एचोय वा या वह, एचोय वाया वह, पढ़िए एचोय वाया वह, एचोय वाया वह। अब इस सूत्र को अलग अलग करेंगे। जब हम इस सूत्र को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर आएगा एच आएगा, और उसके बाद आता है, ऐसे देख लीजिए एचओ आया यहाँ पर, और यहाँ पर जो अवग्रह लगा है ये छोटा अ का अवग्रह बनता है, यानी जब कभी ए या ओ के बाद, ए या ओ के बाद जब छोटा अ होता है तो उस अ का लोप हो जाता है, उस अ के स्थान पर ये अवग्रह लगा दिया जाता है। किसका नाम है, अवग्रह, अयवा यावह, अयवा यावह। अब हम देखेंगे कि जो एचो शब्द है, एचो का अर्थ है एच प्रत्याहार, एचओ का अर्थ है एच प्रत्याहार, और यहाँ पर जो अयवा यावह शब्द लिखा है इसको हम लिख लेंगे अयवा यावह, अयवा यावह।
अब एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? देखिए एच कहाँ से शुरू है, देखिए वहाँ तीसरे नंबर पर ए ओ और यहाँ पर आय औ च, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक के इसके बीच के जितने वर्ण आएंगे एच प्रत्याहार होंगे। तो एच के अंतर्गत वर्ण को लिखेंगे ए ओ आय और आओ, ये 4 अक्षर हो गए ना। अब ये जो लिखा है अयवा यावह, अयवा यावह, अब यहाँ से देखिए अ और या को लिखेंगे, अ और या को, देखिए अ और या में हलंत लग गया। या में हलंत लगने के बाद इस या से क्या निकलेगा? अ, यानी जब किसी व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा न लगी हो तो वहाँ छोटा अ हमेशा होता है। ठीक, अब यहाँ से आ गया अ और उसके बाद यहाँ पर क्या है? व, तो यहाँ व में हलंत लगाने पर आगे क्या निकलेगा? व में आ की मात्रा है तो आगे आ गया आ। उसके बाद फिर कौन सा अक्षर है? यहाँ पर य अक्षर है, फिर यहाँ पर लिखेंगे या में हलंत लगाने से फिर यहाँ से क्या निकलेगा? आ, फिर यहाँ पर लिखेंगे आ। उसके बाद फिर यहाँ कौन सा अक्षर है? व, यहाँ व में जब हलंत लगाएंगे तो आगे हमको क्या प्राप्त होगा? और विसर्ग यहाँ पर, यानी अहर मिल गया ना। तो अब ये हमारा देखिए हिंदी में अहर रूप आया है ना, तो संस्कृत में यहाँ विसर्ग के रूप में था। अब इसको हटा देंगे हम, इस अह को हटा देंगे, केवल हमको इतने को देखना है। अब इससे परिभाषा बनती है कि यदि एच प्रत्याहार के बाद, एच मतलब ए ओ आय औ के बाद जब कोई स्वर आता है, जब कोई स्वर आता है तो एच के स्थान पर क्रमशः ए का अय, ओ का अव, अय का आय, औ का आव हो जाता है। इसे हम अयाद संधि कहेंगे। अयाद, अयाद, इसे हम अयाद संधि कहेंगे। अब हम इसके कुछ उदाहरण को देखेंगे। थोड़ा रोको। तो हम लोग अयाद संधि को अब हम उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। ये समझ में आया था परिभाषा? यदि एच प्रत्याहार के बाद, एच मतलब ए ओ आय औ के बाद, इसके बाद जब कोई स्वर आए, जब कोई, इसमें असमान स्वर ही आएंगे, असमान स्वर ही आएगा। ठीक, जो इस तरफ आएगा जैसे ये वो, इनको छोड़कर कोई भी असमान स्वर ही आएगा, तो उसके स्थान पर क्रमशः यदि ए रहेगा तो आय को करना है, ओ रहेगा तो अव, आय रहेगा तो आय, औ रहेगा तो आव। जैसे उदाहरण देखिए, पोधन इत्र, पोधन इत्र, यानी यहाँ हम इसमें संधि करेंगे। यहाँ संधि विच्छेद अलग अलग हुआ है, इसको हम संधि करेंगे। अभी जब और उदाहरण देखेंगे तो संधि यानी मिले हुए शब्दों को अलग अलग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पोधन इत्र, इसमें काहे की मात्रा लगी है? ओ की मात्रा लगी है। यहाँ ओ आया और दूसरा शब्द जैसे है उसको ऐसे लिख लिए। यहाँ पर देखिए क्या आया था कि ओ, यानी इन सब के बाद, यानी इसमें से कोई वर्ण हो लेकिन एच प्रत्याहार हो और उसके बाद कोई स्वर आए तो वह असमान स्वर ही होगा। असमान मतलब इसको छोड़कर कोई दूसरा आए, वह असमान स्वर है। तो अब देखिए यहाँ ओ आया था और इसमें ई आया है, तो हमको किस में बदलना है? देखिए ए रहेगा तो अय में बदलना है, ओ रहेगा तो औ में, आय रहेगा तो आय में, औ रहेगा तो आव में बदलना है। तो इसमें काहे की मात्रा लगी है? ओ की मात्रा लगी है ना। देखिए यहाँ ओ है तो ओ को किस में बदलना है? आओ को। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ प लिखा था और इस ओ के स्थान पर क्या होता है? अब होता है। और इसके यहाँ जो दूसरा शब्द है उसको वैसे लिख लेना है। अब इसको हमको जोड़ना है, ठीक। अब यहाँ प में हलंत है, इसके बाद अ है, तो ये पूरा प हो गया। फिर यहाँ व है, व में हलंत है, उसके बाद छोटी ई है, तो व में छोटी ई लग गई। और फिर त्र है, यहाँ त्र बन गया। क्या हमारा क्या शब्द बन गया? पवित्र। इसका उदाहरण पवित्र भी मिलेगा, पवित्रम भी मिलेगा। अगर दूसरा शब्द यहाँ पर अगर इत्रम लिखा रहेगा तो यहाँ पर यहाँ कुल जगह तब म जोड़ देना है, ठीक। यहाँ सब जगह इत्रम जोड़ देना है, तब यहाँ पर जो शब्द बनेगा हमारा पवित्रम बनेगा, ठीक। संस्कृत के उदाहरण में पवित्रम शब्द मिलेगा, हिंदी में पवित्र शब्द मिलेगा, या पवित्र भी मिल सकता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग शब्द था, ये तो नहीं समझ में आया होगा कि इसको नहीं देखे हैं, लेकिन पवित्रम शब्द को जब यहाँ पर बन गया इसको लगभग देखे हैं सब लोग, ठीक। और देखिए जैसे और उदाहरण देखिए, जैसे आया है हमारा नायक। नायक शब्द लगभग सब जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीरो। नायक और नायिका, नायक और नायिका दोनों शब्द इस संधि के उदाहरण हैं। अयाद संधि के दोनों उदाहरण हैं, नायक भी और नायिका भी, दोनों संधि इसका उदाहरण है, ठीक। अब इसको अलग अलग करेंगे। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए अलग अलग था, इसको जोड़ा गया था। अब यहाँ पर मिला हुआ शब्द है, इसको अलग अलग करना है। अलग अलग हम कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए काहे की मात्रा लगी है न में। देखिए पहले ऐसे समझिए, न में हलंत लगाने पर हमको क्या आया? आ। उसके बाद कौन सा अक्षर है? य में हलंत लग गया, फिर उसके बाद आया अ, उसके बाद क, यानी हमको दूसरा शब्द मिल गया है। दूसरा शब्द हमको अक करना है, दूसरा शब्द हमको अक करना है, पहला शब्द हमको बनाना है। ये संधि विच्छेद ये नहीं है, ये तो हम समझने के लिए किए हैं ना कि इसमें कौन सा उच्चारण आ रहा है। जैसे नायक, नायक यानी आय आ रहा है ना, इसमें से आय आया था ना। इसमें देखो पवित्र, पवित्र यानी अब आया था इसमें, और इसमें आय आया है। अब यहाँ पर देखिए आय को लाने के लिए हमको किसकी मात्रा लगानी है? आय की मात्रा लगानी है ना। तो आय की मात्रा हम किस में लगाएंगे? हाँ, तो जो पहला अक्षर होगा यहाँ उसमें हम आय की मात्रा लगाएंगे। तो इसका संधि विच्छेद नय धन अक, ये इसका संधि विच्छेद यही है, नय धन अक, नय धन अक। अब हम इसकी मात्रा जब फिर से अलग अलग करेंगे तो यही आएगा। देखिए न में आय की मात्रा लगी है और उसके बाद अक शब्द है, फिर आय के स्थान पर क्या होता है? देखिए आय के स्थान पर आय। अब यही आएगा, देखिए न में आय का जोड़ेंगे तो आय बनेगा और अक। अब फिर से हम इसको जोड़ेंगे, न में आ बनेगा तो क्या हो जाएगा? ना। फिर य में अ मिलेगा, पूरा य और क, नायक शब्द बन गया ना। बस यही दूसरा जो शब्द, देखिए जो हमारा दूसरा शब्द होगा उसमें जो मात्रा लगी होगी उसी मात्रा से ही शब्द को बनाना है दूसरा जब संधि विच्छेद करेंगे, ठीक।